Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 18th June 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is a list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about China's dispute with Philippines in South China Sea. हाल फिलहाल में एक मेजर डेवलपमेंट हुआ है जो लगभग सारे ही न्यूज़पेपर्स में आया है, इंडियन एक्सप्रेस, आसाम ट्रिब्यून, द हिंदू। इस आर्टिकल की मदद से कुछ इंपॉर्टेंट आइडियाज हम लोग देखेंगे जो इंटरनेशनल रिलेशंस जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले साउथ चाइना सी का लोकेशन देखते हैं। तो साउथ चाइना सी आप देख सकते हैं कि एशिया पैसिफिक रीजन के बिल्कुल सेंटर में या कोर में लोकेटेड है। ये वाला पूरा रीजन एशिया पैसिफिक रीजन कहा जाता है। एक तरफ बे ऑफ बंगाल है और दूसरे तरफ फिलीपीन सी है विच अल्टीमेटली ओपन्स इनटू पैसिफिक, और इधर है इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल विच अल्टीमेटली ओपन्स इनटू इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन और पैसिफिक का जो ट्रांजिशन जोन है या कोर एरिया है उसी को आप कह सकते हैं साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं, जैसे यहाँ पे आप देखो पैरासल आइलैंड, यहाँ पे स्प्राटले आइलैंड्स। These are not just one island, these are series of islands. इसी कारण से इनको कहा जाता है आर्कीपेलागोस। और ये जो आइलैंड्स हैं दे आर डिस्प्यूटेड। चाइना ने इनको लेकर के डिस्प्यूट क्रिएट किया हुआ है विद द नेबरिंग कंट्रीज, स्पेशली विद द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, जैसे कि यहाँ पे वियतनाम हो गया, नीचे मलेशिया हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंटली फिलीपींस के साथ। तो इन देशों के साथ इन आइलैंड्स को लेकर के चाइना ने डिस्प्यूट क्रिएट किया हुआ है। चाइना ने क्या किया कि इस पूरे साउथ चाइना सी में आर्बिट्ररी डैश लाइंस क्रिएट कर दिए। मतलब रियलिटी में से कुछ डैश लाइंस हैं नहीं ऑन ग्राउंड, बट ऑन मैप इन साउथ चाइना सी चाइना ने इस तरह के 9 डैश लाइन ड्रॉ कर दिए इन ऑर्डर टू क्लेम ओवर अबाउट 90% ऑफ द रीजन ऑफ साउथ चाइना सी। मतलब चाइना ने कुछ अपने 12th सेंचुरी के मैप्स को दिखाया कि उस टाइम में जो डायनेस्टी रूल किया करती थी चाइना में, उनकी जो किंगडम थी वो इस एरिया तक एक्सटेंड होती थी, और उस मैप के बेसिस पे चाइना ने कहा कि ये पूरा का पूरा जो एरिया है साउथ चाइना सी वाला एरिया, इट मस्ट बिलोंग टू चाइना। और इसके बेसिस पे उसने ये लाइंस ड्रॉ कर दिए, इमेजिनरी लाइंस ऑन द मैप, एंड क्लेमिंग अबाउट 90% रीजन्स ऑफ द साउथ चाइना सी। अब अगर चाइना के इस आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे इंडिया अपने मैप्स ड्रॉ करना शुरू कर दे तो पूरा अफगानिस्तान और साउथ ईस्ट एशिया के कई सारे रीजन्स भारत के टेरिटरी के अंदर आ जाएंगे। चोला एम्पायर ने तो अपनी टेरिटरी, उनका नेवी काफ़ी डेवलप्ड था, एडवांस था, तो उन्होंने अपनी टेरिटरी तो इंडियन ओशन में काफ़ी डीप में एक्सटेंड कर रखी थी। तो वो मैप दिखा करके अगर इंडिया क्लेम करना शुरू कर दे तो इंडोनेशिया और मलेशिया की कुछ टेरिटरीज भारत के पास आ जाएंगी। तो पॉइंट इज कि चाइना इज फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ अग्रेशन इन साउथ चाइना सी, और फोर्सफुली आसपास के देशों को वो थ्रेटन करके साउथ चाइना सी में डिस्प्रोपोर्शनेटली हायर क्लेम कर रहा है। अबाउट 90% ऑफ द रीजन इज बीइंग forcefully claimed by China as its own territory by drawing this arbitrary artificial 9 dash line. और चाइना ने क्या किया, यहाँ पे जो आइलैंड्स हैं उस पे कुछ शॉर्ट या लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी इंस्टॉल कर दिए हैं बाकी देशों को थ्रेटन करने के लिए। नेवल बेसेस भी बना दिए अपने नेवी के लिए। कुछ कुछ तो आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी क्रिएट कर दिए हैं इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन इट्स क्लेम ओवर द साउथ चाइना सी रीजन। हाल फिलहाल में चाइना ने एक और डैश एक्स्ट्रा क्रिएट कर दिया यहाँ ताइवान के आगे, और अब ये 9 डैश लाइन को एक्सटेंड करके उसने नाम दे दिया है 10 डैश लाइन। ये तो बात चल रही है कि इसको एक डैश और एक्सटेंड करेगा और उसको बोलेगा 11 डैश लाइन। तो बनाते रहने दीजिए, चाइना का बस चलेगा तो पूरे दुनिया भर में वो डैश लगा करके पूरी दुनिया भर को क्लेम करेगा। बिकॉज ऑफ दैट अप्रोच ऑफ चाइना ओनली, चाइना की जो इंटरनेशनल पॉलिसीज है उसको कहा जाता है सलामी स्ट्रैटेजी। सलामी स्ट्रैटेजी मतलब धीरे धीरे करके वो अपने टेरिटोरियल एक्सपेंशन करता है। कैसे वो इंडिया के साथ कर रहा है, एक तरफ अरुणाचल प्रदेश क्लेम करता है बाय डिस्प्यूटिंग मैकमोहन लाइंस
लीगैलिटी, दूसरी तरफ अक्साई चीन एरिया में कब्जा करके बैठा है। तो धीरे 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 वो टेरिटोरियल एक्सपेंशन करता रहता है इन ऑर्डर टू थ्रेटन या पुट प्रेशर ऑन द अदर कंट्रीज। ये चाइना का दबाव देने का तरीका है। 9 डैश लाइन के बाद अब 10 डैश लाइन उसने ड्रॉ कर दिया। तो साउथ चाइना सी में कई सारे डिस्प्यूट हैं और वो डिस्प्यूट मेनली स्टार्ट हुआ है बाय चाइनाज यूनिलैटरल अग्रेशन इन द रीजन बाय ड्रॉइंग दीज 9 डैश लाइन। जो 9 डैश लाइन के कारण जो आइलैंड्स डिस्प्यूटेड हुए हैं उनमें से 3 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं मेनली जो डिस्प्यूटेड हैं। एक है यहाँ पे स्कारबोरो आइलैंड, जिसको स्कारबोरो शोल भी कहते हैं। इट इज डिस्प्यूटेड बिटवीन चाइना एंड फिलीपींस। चाइना का कहना है कि ये पूरा एरिया हमारा है, तो स्कारबोरो आइलैंड शुड ऑल्सो बिलोंग टू अस। जबकि फिलीपींस का कहना है कि ये जो स्कारबोरो आइलैंड्स हैं या स्कारबोरो शोल है, ये हमारे ईईजेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का हिस्सा है। आगे हम देखेंगे ईईजेड होता क्या है। उसके साथ साथ यहाँ पे है पैरासेल आइलैंड दैट हैज बीन डिस्प्यूटेड बिटवीन चाइना एंड वियतनाम। वियतनाम ट्रेडिशनली इस एरिया में क्लेम करता रहा है। अब चाइना कह रहा है कि नो नो, दिस एंटायर एरिया बिलोंग्स टू अस, सो दिस पैरासेल आइलैंड शुड ऑल्सो बिलोंग टू अस। उसके अलावा यहाँ पे लार्जर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है स्प्रैटले आइलैंड्स। ये इसको लेकर के बिगर डिस्प्यूट है। एक तरफ चाइना है, दूसरे तरफ ताइवान से लेकर के मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम जैसे देश इस स्प्रैटले आइलैंड को लेकर के डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे हैं। चाइना तो यूनिलैटरली अग्रेशन कर रहा है कि ये पूरा हमारा है, बाकी सब लोग जल्दी यहाँ से हटो, ऐसा उसका एटीट्यूड है। थ्रेटन कर रहा है बाकी देशों को बेसिकली। ये जो स्कारबोरो आइलैंड को लेकर के जो मेन डिस्प्यूट है, बाकी थोड़ा बहुत तो स्प्रैटले को लेकर के भी डिस्प्यूट है। हम अगर बात करें चाइना और फिलीपींस के बीच में, तो मेन डिस्प्यूट स्कारबोरो को लेकर के है, फिर स्प्रैटले को लेकर के है। फिलीपींस ने क्या किया कि कंप्लेन किया 8 परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अगेंस्ट चाइना। तो देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए एक तो आईसीजे है जो जुडिशियल विंग है यूनाइटेड नेशंस का। उसके अलावा कुछ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनाए हुए हैं, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पीसीए। वहां पे फिलीपींस ने कंप्लेन किया चाइना के अगेंस्ट कि चाइना एक इंटरनेशनल लॉ जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन लॉज ऑफ सी, उसको वायलेट कर रहा है बाय यूनिलैटरली ड्रॉइंग दिस लाइन 9 डैश लाइन एंड मेकिंग क्लेम ओवर साउथ चाइना सी। तो ये करके चाइना एक इंटरनेशनल कानून को तोड़ रहा है। फिलीपींस आईसीजे में भी जा सकता था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जा सकता था, जो जुडिशियल विंग है यूनाइटेड नेशंस की। लेकिन यूनाइटेड नेशन में चाइना का जो वेट है वो डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई है। चाइना होल्ड्स परमानेंट मेंबरशिप एट यूएनएससी। तो इन सब कारणों से हो सकता है शायद से फिलीपींस माइट हैव ट्राइड पीसीए परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इन अ होप कि वहां पे काफी निष्पक्ष तरीके से फैसला सुनाया जाएगा। पीसीए ने, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने फैसला सुनाया भी। 2013 में केस किया गया था फिलीपींस द्वारा अगेंस्ट चाइना फॉर ड्रॉइंग दिस आर्बिट्ररी 9 डैश लाइन। पीसीए ने 2016 में फैसला सुनाया भी और उसने चाइना का ये जो 9 डैश लाइन है इसको इलीगल, अनलॉफुल डिक्लेयर किया। बट चाइना ने परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। तो वैसे तो ये जो पीसीए है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इसके फैसले बाइंडिंग है, मतलब जो भी पार्टीज हैं उनको मानना है निश्चित तौर पे। बट उसको इन्फोर्स कराने का तो कोई तरीका है नहीं, उनके पास कोई आर्मी या पुलिस तो है नहीं कि जा करके उसको इन्फोर्स कराएं। अभी इंडियन कोर्ट में अगर कोई फैसला सुनाया जाएगा, किसी को जेल की सजा होगी 8 साल 10 साल की, तो आपके पास ये ऑप्शन थोड़ी है कि नहीं नहीं मैं आपके फैसले को नहीं मानता, तो पुलिस तुरंत आपको अरेस्ट करके जेल में डाल देगी। लेकिन किसी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में, ट्रिब्यूनल में कोई फैसला सुनाया जाता है किसी देश के अगेंस्ट, तो उसको इन्फोर्स कैसे करेंगे आप? दैट इज अ प्रॉब्लम एंड दैट हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर केस। चाइना बॉयकॉटेड द प्रोसीडिंग्स। चाइना ने पूरा का पूरा प्रोसेस को ही डिस्प्यूटेड कर दिया। कुछ टेक्निकल इश्यूज क्रिएट किए चाइना ने कहा कि ये जो यूएनसीएलओज जिसके बेसिस पे आपने फैसला सुनाया है वो लॉज ऑफ सी को लेकर के
यानी कि ओशन को लेकर के ये मामला है। लेकिन हम तो ओशन की बात ही नहीं कर रहे, हम तो लैंड की बात कर रहे हैं। आगे हम देखेंगे यूएनसीएलओस के बारे में। ये कानून है ओशन के अंदर किस जोन तक किसकी क्लेम रहेगी, किस एरिया तक कौन सा देश क्लेम कर पाएगा, वो डिसाइड करता है ये इंटरनेशनल कानून यूएनसीएलओस, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन लॉज ऑफ सी। चाइना ने कहा कि आपने जो ये फैसला सुनाया है पीसीए यूएनसीएलओस के बेसिस पे, बट ये कानून इस केस में लगता ही नहीं है क्योंकि ये कानून सी के लिए है और हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं लैंड की। तो बेसिकली चाइना ने कुछ भी डिस्प्यूट करके मानने से इनकार कर दिया। बट मुद्दा ये है कि चाइना का ये जो एटीट्यूड था इस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसलों को लेकर के, ये वापस से एक बात को प्रूव करता है कि ग्लोबल ऑर्डर में द ओनली कॉन्सेप्ट दैट प्रिवेल्स इज माइट इज राइट। जो मजबूत है, जो पावरफुल है, उसी की बात चलेगी। इसके लिए हिंदी में कहावत भी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो चाइना ने मानने से इनकार कर दिया और कोई कुछ कर भी नहीं पाया। जो भी ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, उनका अगर हम हिस्सा बनते भी हैं, कोई भी देश, जैसे भारत डब्ल्यूटीओ का मेंबर है, डब्ल्यूटीओ का कोई भी नॉर्म हम हमारे ऊपर फोर्सफुल तरीके से एप्लीकेबल नहीं है। हम चाहें तो माने, ना चाहें तो ना माने। क्या कर सकता है डब्ल्यूटीओ? सस्पेंशन करेगा। लेकिन अगर आप एक बड़े इकोनॉमी हैं, आपके ऊपर बैन लगाएगा तो पूरे दुनिया के ट्रेड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस कारण से वो आपके ऊपर बैन भी नहीं लगा सकता। दैट इज द रीजन व्हाई डब्ल्यूटीओ सीम्स टू बी हेल्पलेस इन फ्रंट ऑफ कंट्रीज लाइक चाइना, यूएस, विच आर वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी। उनके ऊपर तो ट्रेड बैन भी नहीं लगा सकता। तो मुद्दा यह है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में या फिर एसए पेपर में इस आइडिया पे प्रश्न बन सकता है कि क्या कोई एक देश किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का मेंबरशिप लेता है तो कहीं अपनी सोवरेनिटी को कुछ कॉम्प्रोमाइज करता है क्या? जैसे भारत ने डब्ल्यूटीओ की मेंबरशिप ली या यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप ली, तो क्या हमारी सोवरेनिटी कुछ कॉम्प्रोमाइज हुई क्या? जवाब है नो। हम किसी भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का मेंबर हैं और उसके फैसले को तब तक ही मानने के लिए कमिटेड हैं जब तक हम मानना चाहें। इफ वी डोंट वांट टू, देयर कैन नॉट बी एनी फोर्सफुल इम्पोजिशन ऑफ एनी ऑर्डर डिसाइडेड एट सम ग्लोबल प्लेटफॉर्म। जैसे कल ही हम चर्चा कर रहे थे, स्विस पीस कॉन्फ्रेंस में फैसला किया गया कि यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इज मस्ट। रसिया कह रहा है मैं नहीं मानता, इज अ वेस्ट ऑफ टाइम है, रसिया के ऊपर आप इसको इन्फोर्स नहीं करा सकते। चलिए वापस से मुद्दे पे आते हैं। साउथ चाइना सी में चाइना अग्रेशन कर रहा है यूनिलैटरल तरीके से, थ्रेटन कर रहा है कंट्रीज लाइक वियतनाम, फिलीपींस को, और इस पूरे एरिया को फोर्सफुल तरीके से लगभग 90% एरियाज पे उसने अपना क्लेम बनाया हुआ है। फिलीपींस ने केस भी किया यूजिंग द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ यूएनसीएलओस। फैसला उसके फेवर में भी आया, लेकिन चाइना उसको मानने से इनकार कर रहा है। यूएनसीएलओस, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी। क्या है ये कन्वेंशन? कन्वेंशन मतलब होता है इंटरनेशनल लॉ। तो ये कानून 1982 में वर्ल्ड कंट्रीज ने मिलकर के फाइनलाइज किया था। इसके हिसाब से कोई भी देश की जो टेरिटरी है, उसके बाद जब ओशन शुरू होता है तो कितने डिस्टेंस तक ओशन में उस देश का क्लेम रहेगा और कौन कौन से क्लेम रहेंगे, उसको डिसाइड करने के लिए ये कानून बनाया गया है यूएनसीएलओस। तो मान लीजिए कि ये देश की टेरिटरी है जिसको कहा जाएगा बेस लाइन। जैसे इस केस में ये मान लीजिए फिलीपींस का हो गया बेस लाइन। तो बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक, ओशन के अंदर डिस्टेंस को नॉटिकल माइल्स यूनिट में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो रीजन होगा, इसको कहा जाता है टेरिटोरियल सी। मतलब दिस रीजन विल बी एज गुड एज द टेरिटरी ऑफ द कंट्री इटसेल्फ। यहाँ पे ये देश जिसकी भी ये जमीन है, वो जो चाहे वो कानून बना सकता है। ये पूरा लैंड या ये पूरा ओशनिक रीजन बिलोंग करेगा टू द कंट्री जिसकी ये जमीन है, और यहाँ पे वो सारे नियम कानून बना सकता है, अपनी पूरी सोवरेनिटी प्रैक्टिस कर सकता है इन द टेरिटोरियल वाटर्स। इनफैक्ट इसके ऊपर का जो एयर स्पेस है वो उस देश का नेशनल एयर स्पेस का हिस्सा होगा। अब टेरिटोरियल वाटर 12 नॉटिकल माइल्स के डिस्टेंस तक खत्म हो जाता है। उसके बाद एडिशनल 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है उसको कहा जाता है कॉन्टिगुअस जोन। ये कॉन्टिगुअस जोन में इस देश के थोड़े बहुत
सोवरेनिटी के राइट्स या थोड़े बहुत पावर रहेंगे, जैसे कस्टम से रिलेटेड, टैक्सेशन रिलेटेड, पॉल्यूशन रिलेटेड कानून बनाएगा जब ये देश, तो इस एरिया तक एक्सटेंड कर सकता है। लेकिन फुल सोवरेनिटी विल नॉट बी एप्लीकेबल टिल दिस रीजन, दैट विल बी लिमिटेड टिल दिस टेरिटोरियल रीजन ओनली। और फिर बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है, इसको कहा जाता है EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जहां पर जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे फिशरीज हैं, चाहे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स फ्रॉम द सी बेड, वो सब चीजें ये देश एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो रिसोर्सेस बिलोंगिंग टू दिस एरिया विल और कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय द कंट्री जिसकी ये जमीन है। ये होता है EEZ। अब EEZ को लेकर के एक और नियम है कि EEZ कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड अगर देश का कॉन्टिनेंटल सेल्फ थोड़ा आगे तक है। आपने ज्योग्राफी में जरूर पढ़ रखा होगा कि जो ट्रांजिशनल एरिया होता है लैंड के बाद, यहाँ पे होता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, फिर होता है कॉन्टिनेंटल सेल्फ, और फिर वो खत्म होता है, फिर शुरू होता है अबाइसल प्लेन। तो EEZ जो है, इट विल एक्सटेंड आइदर अप टू 200 नॉटिकल माइल्स और अप टू द इंटायर लेंथ ऑफ कॉन्टिनेंटल सेल्फ, डिपेंडिंग अपॉन विच इज मोर। मान लीजिए कॉन्टिनेंटल सेल्फ नैरो है, यहीं पे आके खत्म हो जाता है, तो उस केस में EEZ विल एक्सटेंड अप टू 200 नॉटिकल माइल्स। लेकिन अगर कॉन्टिनेंटल सेल्फ 200 नॉटिकल माइल्स से आगे तक जाता है, तो उस केस में EEZ ऑफ दैट कंट्री विल एक्सटेंड अप टू दैट पर्टिकुलर एरिया जहां पे कॉन्टिनेंटल सेल्फ खत्म होता है। तो मुद्दा यह है कि EEZ विल बी आइदर 200 नॉटिकल माइल्स और टिल द कॉन्टिनेंटल मार्जिन, विच एवर इज ग्रेटर। तो जो फिलीपींस ने केस किया वो यही किया कि सर ये जो स्कार्बोरो आइलैंड है ये हमारे EEZ का हिस्सा है, चाइना इस पे कैसे क्लेम कर रहा है। चाइना ने कहा कि अरे यार EEZ ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरा एरिया हमारा है। 11वीं सेंचुरी में ये पूरा एरिया हमारे टेरिटरी में आता था, उस बेसिस पे ये पूरा एरिया सब हमारा ही है। फिलीपींस ने कहा UNCLOs का वायलेशन हो रहा है। चाइना ने कहा लॉज ऑफ सी की बात ही नहीं है, ये पूरा का आइलैंड हमारा था 11वीं सेंचुरी में। अब तुम कह रहे हो EEZ के हिसाब से ये हमारे एरिया के अंदर आता है, लेकिन ये आइलैंड तो हमारा है ना। तो ये लैंड की बात है, ओशन की बात ही नहीं है, सो यहाँ पे UNCLOs नहीं लगेगा, ऐसे करके चाइना ने डिस्प्यूट कर दिया। हाल फिलहाल में फिर से थोड़ा बहुत चाइना और फिलीपींस के बीच में डिस्प्यूट शुरू हुआ इसी रीजन को लेकर के। हुआ क्या कि चाइना का एक वेसल फिलीपीन के सप्लाई शिप से टकरा गया इन स्प्राटले आइलैंड रीजन। यहाँ पे मेन तो डिस्प्यूट वैसे स्कार्बोरो को, लेकिन स्प्राटले आइलैंड रीजन में चाइना और फिलीपींस के वेसल्स आपस में टकरा गए। अब दोनों कह रहे हैं कि तुम हमारे एरिया में घुस रहे हो, वो कह रहा है हमारे एरिया में तुम घुस रहे हो। फिलीपींस कह रहा है कि देखो यार 2016 से ही PCA ने कहा है कि ये एरिया जो तुमने इलीगल तरीके से एक्वायर कर रखा है। चाइना कह रहा है, कह रहे यार PCA VCA का जो रूल है दैट इज नॉट वैलिड बिकॉज PCA's रूल हैज बीन अप्लाइड इन रॉन्ग मैनर, इट हैज बीन अप्लाइड through UNCLOs which does not apply in this particular case. We are talking of land या islands, not of the ocean. ठीक है, जो भी है टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है, और UPSC ने बार बार साउथ चाइना सी के ऊपर प्रश्न पूछा है, बार बार 2014 में पूछा है, 16 में पूछा है, आगे भी 19 में पूछा है, 2019 में, लेकिन डायरेक्टली नहीं। 16 और 14 में तो डायरेक्टली पूछा है। तो साउथ चाइना सी, ये वाला सवाल था 2016 का, हैज अज्यूम्ड ग्रेट जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, कमेंट। तो साउथ चाइना सी का सबसे जो महत्वपूर्ण फैक्टर है वो है इसकी लोकेशन, जहां पे लोकेटेड है। इट कैन बी कंसिडर्ड एज हार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक, इंडियन ओशन और पैसिफिक रीजन ओशन के बिल्कुल सेंटर में है। तो जो इसको कंट्रोल करेगा वो पूरा का पूरा यहां से ट्रांसशिप मूवमेंट को कंट्रोल करेगा। तो इंपॉर्टेंस ऑफ साउथ चाइना सी, नेचुरल रिजर्व्स में काफ़ी ज़्यादा रिच है, फिशिंग एरिया मेजर फिशिंग एरिया है, क्रिटिकल मिनरल्स काफ़ी सारे मिलते हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस काफ़ी सारा मिलता है यहाँ पे। ट्रेड दुनिया भर का 21% ट्रेड अकेला इस रीजन से गुजरता है, क्योंकि इंडियन ओशन और पैसिफिक को ये कनेक्ट कर रहा है, स्ट्रैटेजिक है। जो भी इस एरिया को कंट्रोल करेगा वो मेजर चोक पॉइंट्स ऑफ इंटरनेशनल सी रूट
को कंट्रोल कर सकता है। अगर इस एरिया को कंट्रोल कर लिया तो दुनिया भर के मेजर ट्रेड रूट्स को आप कभी भी चाहे चोक कर सकते हैं। भारत का तो लगभग 55% ट्रेड इस एरिया से गुजरता है। तो नेचुरल सी बात है कि इंडिया के लिए तो काफी ज्यादा खतरे की बात है कि चाइना का पूरा पूरा कंट्रोल यहां हो जाए तो। और considering the strategic significance of South China Sea, China has been unilaterally showing aggression in the region and has drawn arbitrary 9-dash line, which was later extended as 10-dash line. तो इस तरीके से आप आंसर में लिखना, इंटरनेशनल रिलेशंस के आंसर्स में, ज्योग्राफी के आंसर में, डिजास्टर मैनेजमेंट के आंसर में मैप्स डायग्राम बनाना मस्ट है। इंडिया ने क्या अप्रोच लिया है चाइना के अग्रेशन को रोकने के लिए इन द साउथ चाइना सी, क्योंकि अगर चाइना ने यहां साउथ चाइना सी में अपना पोजीशन को मजबूत कर लिया तो भारत के लिए बहुत बड़े खतरे की बात हो सकती है, क्योंकि भारत का 55% ट्रेड इस एरिया से गुजरता है। तो इंडिया ने लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में ट्रांसफॉर्म किया, इवॉल्व किया, जहां पे अब हम लोग साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ या ईस्ट एशियन कंट्री जैसे कि जापान या साउथ कोरिया के साथ अब हम लोग सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बट स्ट्रैटेजिक इंटीग्रेशन भी करेंगे। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लुक ईस्ट पॉलिसी एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी। हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और कंटेंट एनरिचमेंट पार्ट 1 में मैं दे भी चुका हूं। लुक ईस्ट को हमने अपग्रेड किया एक्ट ईस्ट में। उसके अलावा हम लोग मेजर पार्टनरशिप कर रहे हैं विद अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि ये सिर्फ हमारे लिए तो खतरा नहीं है, जो बाकी मेजर प्लेयर्स हैं जैसे यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, उनके लिए भी खतरा है। तो इन देशों के साथ मिलकर के हमने क्वाड ग्रुप बनाया है। क्वाड ग्रुप के साथ साथ मालाबार नेवल एक्सरसाइज भी होता है इस रीजन में। इन दोनों का मेन मकसद है चाइना के अग्रेशन को साउथ चाइना सी में काउंटर करना। नेवल एक्सरसाइजेस असल में होते क्या है? नेवल एक्सरसाइजेस, उसका ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है कि वी आर प्रिपेयरिंग आवर सेल्फ, हमारी नेवी मिल करके एक्सरसाइज कर रही है फॉर एनी कंटिजेंसी सिचुएशन, की कहीं मान लीजिए सुनामी आ गई, कोई दूसरा नेचुरल डिजास्टर आ गया, तो उस टाइम में रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे किया जाएगा। लेकिन नेवल ऑपरेशंस, ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज या नेवल एक्सरसाइजेज होते हैं पावर प्रोजेक्शन, कि अच्छा तुमने यहाँ 9 डैश लाइन ड्रॉ करके कहा कि ये पूरा एरिया हमारा है, चलो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस की नेवी मिल करके यहाँ पे जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कर रही है, हम यहाँ पे घूम रहे हैं, आके रोको हमें। बेसिकली चैलेंज करना होता है कि ठीक है आके रोको हमें अगर तुम्हारा है तो जो मालाबार एक्सरसाइज है या क्वाड ग्रुपिंग है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस के बीच में, ये मेनली चाइना का जो अग्रेशन है साउथ चाइना सी में उसको काउंटर करने के लिए है। उसके अलावा इंडिया ने एक डॉक्यूमेंट भी अडॉप्ट किया है जिसका नाम है इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव, IPOI, जिसमें इंडिया ने बार बार इस बात पे जिक्र किया है या इस बात पे स्ट्रेस किया है कि इंडो पैसिफिक रीजन शुड बी केप्ट फ्री एंड ओपन। अब बिना चाइना का नाम लिए हम लोग इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि भाई साहब ये रीजन फ्री एंड ओपन होना चाहिए, मतलब किसी भी देश का यूनिलैटरल अग्रेशन नहीं होना चाहिए इस एरिया में। सो दिस इज हाउ indirectly through IPOI, Indian Indo-Pacific Oceans Initiative, India has condemned China's aggressive behavior in South China Sea and has indirectly given a message to China कि we are not going to tolerate your aggression in South China Sea in unilateral fashion। इंटरनेशनल लॉस तो मान नहीं होंगे, लेकिन अभी तक मामला वहां पे एम्बिगुअस बना पड़ा है। चाइना कह रहा हमारा है, दुनिया के बाकी देश इनडायरेक्टली उसको चैलेंज कर रहे हैं, बट आगे देखेंगे क्या चीजें होंगी। बट चूंकि अभी ये डिस्प्यूट हुआ है, हो सकता है कि अभी वो पेपर बना रहे हो, आपसे साउथ चाइना सी से रिलेटेड सीधा सीधा प्रश्न पूछ लें। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस वर्सेस ट्रेडिशनल सीडिंग। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, राइस की जो ट्रेडिशनल तरीके हैं सीडिंग करने की, उसमें क्या किया जाता है कि जो राइस के या पैडी फार्मर्स होते हैं वो पहले नर्सरी में, मतलब एक अलग से एरिया जहाँ पे वो लोग सीड को बड़े ध्यान से नर्चर करते हैं, उस एरिया को कहा जाता है नर्सरी। तो दे प्रिपेयर सीड एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सो द सीड ऑफ राइस इन नर्सरी। जब वो राइस का सीड थोड़ा बहुत ग्रो करने लगता है तो फिर उसको वहां से निकाल करके आफ्टर अबाउट 25 to 35 डेज लेटर, नर्सरी में लगाने के 25 से 35 दिन के बाद उसको वहां से निकाल करके फिर ऐसे खेतों में लगाया जाता है। और खेतों में राइस के जो अब
जो प्लांट्स हैं, छोटे छोटे सीडलिंग्स हैं, जिनके सीड से अब छोटे छोटे प्लांट्स निकल आए हैं, उन सीडलिंग्स को प्लांट किया जाता है पैडी फील्ड में। लेकिन उसके लिए प्री कंडीशन होनी चाहिए कि पैडी फील्ड पानी में डूबा हुआ हो, वाटर लॉगिंग हो। दैट इज द रिक्वायरमेंट फॉर ट्रेडिशनल सीडिंग ऑफ राइस। तो आई होप आपको ट्रेडिशनल सीडिंग ऑफ राइस कैसे होती है वो समझ आ गया। पहले नर्सरी में राइस की सीड को डाला जाता है, वहां पे उसको जर्मिनेट होने दिया जाता है। जब सीड सीडलिंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसके बाद उसको वहां से निकाल करके पैडी फील्ड में लगाया जाता है हाथों से। लेकिन पैडी फील्ड में पानी पहले से लॉक्ड होना चाहिए, फ्लडेड मेन फील्ड। ये तरीका जो ट्रेडिशनल सीडिंग ऑफ राइस है, इसको हम लोग ट्रांसप्लांटेशन सीडिंग ऑफ राइस भी कह देते हैं, क्योंकि पहले नर्सरी में लगाया जाता है, फिर वहां से ट्रांसलोकेट करके इसको मेन पैडी फील्ड में लगाया जाता है। इसमें ये तो लेबर इंटेंसिव एंड वाटर इंटेंसिव मेथड है, हाथों से लगाया जाता है और पानी बहुत चाहिए, वाटर लॉगिंग चाहिए, बट इसमें ईल्ड ज़्यादा होता है और क्रॉप की हेल्थ भी नॉर्मली अच्छी मेंटेन रहती है। बट ये जो ट्रेडिशनल सीडिंग ऑफ राइस का तरीका है, उसके अलावा एक और तरीका भी है जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, जिसको तर वतर टेक्निक भी कहते हैं। इसमें नो नर्सरी प्रिपरेशन और ट्रांसप्लांटेशन इज रिक्वायर्ड। सीधा जाकर के, नाम से जैसा आपको समझ आ रहा है, सीड को लगा दिया राइस फील्ड में। सीड्स आर डायरेक्टली सोन। लगभग 20 से 30 दिन पहले, जैसे इस केस में आप जुलाई में लगाते क्रॉप, यहाँ पे लगभग 20 से 30 दिन पहले ही, जून के एंड में ही आप जाकर के डायरेक्टली सीड लगा दीजिए। नो ट्रांसप्लांटेशन इज नीडेड। लेकिन हाँ, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस में, डीएसआर मेथड में, पहले जरूरी है कि सीड का प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए। ट्रीटमेंट मतलब उसको फंजीसाइड सॉल्यूशन से पहले भिगाया जाए, ताकि कोई उस सीड के अंदर फंगस ना लगे। फिर उसको सुखाया जाता है, तो फंजीसाइड सॉल्यूशन में भिगाया जाता है फॉर 8 आवर्स, एंड देन उसको ड्राई करने के बाद लगभग 1 दिन बाद जाकर के उसको डायरेक्टली ग्राउंड में सीड कर दिया जाता है। दैट इज डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। डीएसआर या डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस का ट्रेडिशनल राइस सीडिंग के ऊपर काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं, बट कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस देखते हैं। वाटर कंजर्वेशन होगा डीएसआर में, क्योंकि ट्रेडिशनल राइस सीडिंग में वाटर लॉगिंग रिक्वायर्ड है, इतना पानी नहीं चाहिए होता है डीएसआर मेथड में। तो वाटर कंजर्वेशन एक सीधा सीधा एडवांटेज है डीएसआर का। दूसरा, लेबर कॉस्ट काफ़ी बचेगा। डीएसआर रिक्वायर्स लेस नंबर ऑफ लेबर्स, क्योंकि डीएसआर में आपको हाथों से एकदम एक एक जगह पे जाकर के ट्रांसप्लांट करने की जरूरत नहीं है। डीएसआर टेक्निक्स के लिए हैप्पी सीडर जैसे मशीन्स भी आते हैं, जो सीड को अपने अपने जगह पे जाकर के सीड प्लांट कर सकते हैं। तो डीएसआर में मशीनों के थ्रू भी सीडिंग हो सकती है। लेबर कॉस्ट काफ़ी कम लगेगा डीएसआर टेक्निक में एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल राइस सीडिंग। ट्रेडिशनल राइस सीडिंग में तो पानी से डूबा रहता है फील्ड, हाथों से जाकर के सीड लगाना होता है, तो वहाँ पे लेबर एक्सटेंसिव मेथड है ये वाला ट्रेडिशनल सीडिंग ऑफ राइस, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था। दिस मेथड इज लेबर एक्सटेंसिव। यहाँ पे लेबर रिक्वायरमेंट, लेबर इंटेंसिव एंड वाटर इंटेंसिव। उसके अलावा ये जो ट्रेडिशनल राइस सीडिंग है, वहाँ पे मीथेन पॉल्यूशन भी काफ़ी होता है, क्योंकि अंडर द वाटर देयर आर मेनी बैक्टीरियाज विच डू एनएरोबिक रिडक्शन या डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स। देखिए, एरोबिक मतलब होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनएरोबिक मतलब होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो वाटर के नीचे वाला जो भी सिस्टम होगा, वहाँ पे ऑक्सीजन की तो एब्सेंस होगी। तो जो नॉर्मल पैडी फील्ड होता है, उसमें ग्राउंड पे एनारोबिक कंडीशंस बने रहते हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वहाँ पे ग्राउंड में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिनको आप कहेंगे एनएरोबिक बैक्टीरियाज। एनएरोबिक बैक्टीरियाज मतलब दोज बैक्टीरियाज दैट कैन फंक्शन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड व्हेन दे रिड्यूस सम ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि बैक्टीरियाज का काम ही है ऑर्गेनिक मैटर्स को ब्रेक डाउन करना। तो व्हेन दे रिड्यूस सम ऑर्गेनिक मैटर्स इन एनएरोबिक कंडीशंस, मतलब विदाउट ऑक्सीजन कंडीशंस, इन दैट प्रोसेस दे रिलीज अ लॉट ऑफ मीथेन। तो इसी कारण से जो ट्रेडिशनल राइस सीडिंग वाला मेथड है, जहाँ पे पानी वाटर लॉगिंग रहता है, वहाँ पे सरफेस पे एनएरोबिक बैक्टीरियाज रहते हैं,
जो ऑर्गेनिक मैटर्स को रिड्यूस करते वक्त बहुत सारा मिथेन रिलीज करते हैं जो एटमॉस्फेयर में रिलीज होता रहता है। एंड मिथेन इज ए वेरी पावरफुल ग्रीन हाउस गैस। तो मिथेन पॉल्यूशन का प्रॉब्लम ट्रेडिशनल राइस सीडिंग में है, जो डीएसआर में नहीं होगा, क्योंकि डीएसआर में तो ऑफ कोर्स पानी वाटर लॉगिंग चाहिए नहीं। उसके अलावा क्रॉप मैच्योरिटी भी डीएसआर टेक्निक में 7 से 10 दिन जल्दी हो जाती है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल राइस सीडिंग। ये सब एडवांटेजेस हैं डीएसआर के, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस के। लेकिन डीएसआर के डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वीड मैनेजमेंट, वीड मतलब जो अनवांटेड क्रॉप्स जो हैं, आप कह सकते हैं जंगली क्रॉप्स, जंगली पौधे जो आसपास में उग जाते हैं मेन एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के आसपास, वो वीड ज़्यादा होते हैं इन डीएसआर एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल सीडिंग। उसके अलावा सीड डिमांड, द सीड डिमांड ऑफ डीएसआर इज ऑल्सो ग्रेटर एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल राइस क्रॉप। ट्रेडिशनल राइस क्रॉप में कम सीड चाहिए, डीएसआर में ज़्यादा नंबर ऑफ सीड चाहिए। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है या चैलेंज है डीएसआर में, वो है लेजर लैंड लेवलिंग। डीएसआर टेक्निक में जरूरी है कि लैंड एकदम लेवल किया हो, बराबर हो। लेजर की मदद से उसको लेवलिंग की जाती है। तो ऐसा कुछ सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है ट्रैक्टर के साथ, ऐसा लेजर लैंड लेवलर लगाया जाता है। यहाँ से लेजर लाइट आएगा और यहाँ पे लेजर रिसीवर होगा, और फिर दोनों इंश्योर करेंगे कि जिस तरीके से ये लेजर लाइट जिस डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में मेंटेन हो जब लैंड की लेवलिंग की जा रही है। थोड़ा सा भी अगर मान लीजिए कि ये नीचे जाएगा, कहीं पे भी जमीन नीचे है, तो फिर ये लेजर लाइट का डायरेक्शन बदलेगा ना। ये थोड़ा नीचे जाएगा तो ये पूरा का पूरा सिस्टम, रिसीवर भी नीचे जाएगा और लेजर की डायरेक्शन बदलेगी, जिससे ये लोग डिटेक्ट कर लेंगे कि लैंड नीचे लेवल नहीं है। क्योंकि डीएसआर में चाहिए कि लैंड बिल्कुल लेवल में हो, इसके लिए लेजर लैंड लेवलिंग करने की जरूरत पड़ती है, जो कि बड़ा ही माइन्यूट वर्क है। उसके अलावा ठीक है, ट्रेडिशनल राइस सीडिंग मेथड में तो मिथेन रिलीज होता है, लेकिन डीएसआर मेथड में नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में, विच इज ऑल्सो अ एयर पॉल्यूटेंट। उसके अलावा डीएसआर टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए सॉइल का एक स्पेसिफिक टेक्सचर चाहिए। सॉइल के अंदर क्ले कंटेंट ज्यादा होना चाहिए। क्ले कंटेंट ज्यादा होगा तभी जाकर के वो पानी होल्ड कर पाएगा। ये सब आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। अगर सैंड कंटेंट ज्यादा हुआ, सिल्ट कंटेंट ज्यादा हुआ, क्ले कम हुआ, तो फिर पानी होल्ड नहीं कर पाएगा, पानी नीचे चला जाएगा। और वैसे सॉइल में डीएसआर प्रैक्टिस करना कठिन है जहां पे सॉइल पानी होल्ड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आप तो वैसे भी फ्लडिंग नहीं कर रहे। तो कम से कम सॉइल तो ऐसी हो जो खूब सारा मॉइस्चर रिटेन करे, तब तो उसके अंदर आप जब राइस के सीड डालेंगे, डायरेक्टली सीड डालेंगे, तो वो जर्मिनेट हो पाएंगे। तो उसके लिए चाहिए कि आपकी सॉइल जो है उसमें क्ले कंटेंट ज़्यादा हो, ताकि वो मॉइस्चर को ज़्यादा होल्ड कर पाए, वाटर को ज़्यादा होल्ड कर पाए। अगर वैसी सॉइल नहीं है तो फिर डीएसआर कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड देयर। उसके अलावा द सॉइल ऑल्सो मस्ट बी रिच इन आयरन फॉर डीएसआर। देखिए, नर्सरी में तो कई सारी चीज़ें, ये जो ट्रेडिशनल सीडिंग होता है उसमें नर्सरी में तो कई सारी चीज़ें पहले से राइस सीड को दे दी जाती हैं, लेकिन डीएसआर में आपको इंश्योर करना होगा कि ग्राउंड में ही वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स सीड को मिले। तो वाटर तो चाहिए, उसके अलावा आयरन कंटेंट भी डीएसआर में चाहिए कि पहले से सॉइल के अंदर हो। इस टॉपिक के बेसिस पे डीएसआर और ट्रेडिशनल सीडिंग ऑफ राइस के बेसिस पे ये मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। याद रहे, ये जो ट्रेडिशनल सीडिंग ऑफ राइस है उसको ट्रांसप्लांटेड राइस भी हम लोग कहते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। छोटा सा न्यूज है बट इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार एक स्कीम चला रही थी 1 साल से, डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम DHIS। उसको 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया है। तो 2023 में शुरू किया था, 2024 में उसको खत्म होना था, अब DHIS को 1 साल और एक्सटेंड कर दिया गया, 2025 तक ये चलेगा। DHIS के अंदर होता क्या है, जो भी पेशेंट्स किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, क्लिनिक में जाते हैं, नर्सिंग होम में जाते हैं, उनका हेल्थ रिलेटेड डेटा को डिजिटल सिस्टम में फीड करना और उसको लिंक करना विद आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ अकाउंट ID, शॉर्ट में कहें तो आभा ID। ये पर्पस होता है डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम का।
समझिए ध्यान से। आप गए किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो वहाँ बस आपसे पूछा, सारा आपका हेल्थ इंफॉर्मेशन लिया, नाम, एज, ये सब तो लिया ही, जेंडर वगैरह सब तो लिया ही। फिर पुराना आपका मेडिकल हिस्ट्री ले लिया सारा, और सारा मेडिकल हिस्ट्री अब डिजिटलाइज कर देगा, और डिजिटलाइज करके उसको आभा आईडी, आपके नाम पे एक आभा आईडी बना करके उससे लिंक कर देगा। तो आभा आईडी ठीक वैसे ही है जैसे हमारा आधार आईडी है, जिसमें हमारे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस लिंक्ड हैं। आभा आईडी में हमारे हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशंस लिंक हो जाते हैं। और भारत सरकार ये आभा आईडी बनवा रही है थ्रू सेवरल गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्लिनिक्स, जिनको निर्देश दिया गया है कि आपके यहाँ कोई पेशेंट आए तो आप उसका हेल्थ रिलेटेड डेटा लेकर के डिजिटलाइज करें और उसको लिंक कर दें उस पेशेंट के आभा आईडी से। जिससे क्या होगा कि उसका पूरा हेल्थ रिलेटेड हिस्ट्री जो है एक जगह, एक आईडी नंबर में स्टोर हो जाएगा। इसके लिए क्या किया जाता है, इस तरह के सारे हॉस्पिटल्स को, क्लिनिक्स को 20 रुपया दिया जाता है पर रिकॉर्ड। हर रिकॉर्ड के लिए 20 रुपया उनको मिलता है डिजिटाइज करने के लिए। 100 ट्रांजेक्शन्स तो उनको मैंडेटरी तरीके से करने, उस पर कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद हर डिजिटलाइजेशन ऑफ हेल्थ रिकॉर्ड के लिए 20 रुपये इंसेंटिव के तौर पे दिए जाते हैं अंडर डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये इंसेंटिव वर्ड समझ आ रहा होगा। तो हेल्थ रिलेटेड जो डेटा है उनको डिजिटलाइज करके और आभा आईडी के साथ लिंक करना, उसके लिए 20 रुपये इंसेंटिव दिया जाता है। यही है डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम। इसके लिए कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, क्लिनिक, नर्सिंग होम सब काम करते हैं। ये जो आभा आईडी है ये बनाया जा रहा है अंडर एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसका नाम है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जिसके अंतर्गत भारत सरकार का लक्ष्य है कि हर एक इंसान का अपना एक आभा आईडी हो और उससे उसके सारे जो हेल्थ रिलेटेड हिस्ट्री है वो उससे साथ लिंक्ड हो। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत आभा आईडी बनाई जा रही है। इसी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम चलाई गई ताकि सबके आभा आईडी में पुराने उनके हिस्टोरिकल हेल्थ रिलेटेड डेटा फीड किए जाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आभा आईडी इट्स ए यूनिक डिजिटल आइडेंटिफायर इशूड टू इंडिविजुअल इन इंडिया। इट विल सर्व एज ए सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म, जहां पे हमारे सारे पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स डिजिटल तौर पे वहां पे स्टोर रहेंगे। और ये जो आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसी के अंतर्गत आभा आईडी बनाया जा रहा है और डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम चलाई जा रही है। इससे फायदा क्या होगा, हेल्थ इंफॉर्मेशन ऑफ द पास्ट इजीली एक्सेसिबल होगा डॉक्टर्स को, तो उनको पुराने चीजों के बारे में आराम से पता होगा, तो दे कैन गिव यू कंटिन्यूटी ऑफ केयर। नहीं तो हम लोग भी भूल जाते हैं कि 10 साल पहले हमें क्या बीमारी हुई थी, क्या इलाज हुआ था। दैट विल अलाउ द हेल्थ प्रोफेशनल्स टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट विष्णु राभा अवार्ड। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, कला गुरु विष्णु प्रसाद राभा जी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर राभा अवार्ड पे आएंगे। उनका जन्म मॉडर्न डे ढाका में हुआ था ऑन 31 जनवरी 1909। ही डाइड ऑन 20 जून 1969। तो 20 जून को हमारे यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है स्टेट ऑफ असम में राभा दिवस की तरह, to commemorate the contribution of Vishnu Prasad Rabha ji. He was a freedom fighter also. He had slightly leftist approach. And thus he did not wanted just independence of India but also independence in India. क्योंकि वो नहीं चाहते सिर्फ अंग्रेज चले जाएं और यहाँ के कुछ लोग, अमीर लोग, फिर गरीबों के ऊपर शासन करें। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के साथ इंडिपेंडेंस इन इंडिया भी वो चाहते थे। उनका थोड़ा लेफ्टिस्ट अप्रोच था और अपने इस आइडिया को अपने आर्ट के थ्रू वो लोगों तक पहुंचाते थे। पोएट थे, सिंगर, डांसर, एक्टर, तो ही वॉज ए वर्सेटाइल आर्टिस्ट। और उनके वर्सेटिलिटी के कारण ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने उनको टाइटल दिया था कला गुरु। व्हेन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सॉ हिम डांसिंग तांडव डांस इन वाराणसी, तो फिर उसके बाद उनको कला गुरु का टाइटल दिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने। उसके बाद से उनको कहा जाने लगा कला गुरु विष्णु प्रसाद राभा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 20 जून को हमारे स्टेट में ऑब्जर्व किया जाता है विष्णु प्रसाद राभा दिवस। तो राभा दिवस पे कई सारे इंपॉर्टेंट कल्चरल अवार्ड्स दिए जाते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड है वो तो है राभा अवार्ड।
जो इस साल दिया जाएगा धर्मेश्वर नाथ जी को, फोक आर्टिस्ट, एंड फाइन आर्ट आर्टिस्ट दुर्लभ भट्टाचार्य जी को। इन दो लोगों को तो मिलेगा विष्णु प्रसाद राभा अवार्ड ऑफ 2024। इंपॉर्टेंट है, ये तो महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है प्रीलिम्स में हर साल अवार्ड रिलेटेड तो प्रश्न आता ही है। उसके अलावा कुछ और स्टेट लेवल या नेशनल लेवल के अवार्ड्स दिए जाएंगे राभा दिवस के ऊपर। वो नाम एक बार आपको देखना है, रटने की कोशिश भी करनी है। जो महत्वपूर्ण है उसको मैंने बोल्ड में दिया है, जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसको मैंने फिर जनरल तरीके से दिया है। अजान पीर अवार्ड विल बी गिवन टू फिल्म मेकर अनवर हुसैन साहब। गीत कवि पार्वती प्रसाद बोरुआ अवार्ड टू म्यूजिशियन शाश्वती भट्टाचार्य जी। चंद्र प्रभा सैखियानी अवार्ड टू डॉक्टर सुनीता चंग ककाती। और मामोनी रायसम गोस्वामी अवार्ड टू डॉक्टर कराबी डेका हजारिका। ये महत्वपूर्ण है। उसके अलावा ये तो रटना ही है प्रीलिम्स से पहले। उसके अलावा अमल प्रभा अवार्ड टू बंदना दत्ता जी। सैयद अब्दुल मलिक अवार्ड टू जयंत माधव बोरा। गणेश गोगोई अवार्ड टू पोएट अनीस उज जमान। अहमद अली बांसकांडी अवार्ड टू राइटर तारेन चंद्र बोरो एंड राघव मोरान अवार्ड टू जीवेश्वर मोहन जी। एक बार ये भी देख लीजिएगा, लेकिन जो बोल्ड वाले हैं वो ज़्यादा जरूरी हैं। ये अवार्ड्स दिए जाएंगे हमारे चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब द्वारा ऑन राभा दिवस, दैट इज 28 जून 20 जून आने वाला, मुझे लगता है द डे आफ्टर टुमारो। एल नीनो पे जो प्रश्न हमने देखा था कल, उसका जवाब देख लेते हैं। इन द केस ऑफ इंडिया एल नीनो इज एसोसिएटेड विद स्ट्रॉन्ग मॉनसूनल सर्कुलेशन। है तो गलत हो गया, वो तो वीक कर देता है मॉनसून को। लानिना ब्रिंग्स गुड रेनफॉल, दैट इज ट्रू। एल नीनो एक्सेंचुएट्स ग्लोबल वार्मिंग, ये बात सही है। एल नीनो के कारण हीट बढ़ जाती है, तो दो स्टेटमेंट सही हैं। चीता माधव नेशनल पार्क में ना ला करके कूनो नेशनल पार्क में लाया गया, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। पहला गलत होते ही हमें जवाब मिल गया ऑप्शन बी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।